नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का फूड सिक्योरिटी से संबंधित। तीसरे नंबर पर हम हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे जयंत प्रसाद का टू फ्रंट वार से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें यह बताता है जब भी समाज में किसी प्रकार के क्राइसिस आते हैं ना, तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं पर। एग्जाम्पल दिया जाता है न्यूजीलैंड के शहर कैंटरबरी का। यहाँ पर भूकंप आया था और भूकंप के बाद डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं 53% तक बढ़ गई। अभी आपको पता है पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी चल रही है। तो इस महामारी की सिचुएशन में इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के बाद हेल्प की जो कॉल्स आती हैं, उन कॉल्स में 25% से लेकर 300% तक इजाफा देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। ये देखो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद राइटर के द्वारा कुछ पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। देखो, घर पर महिलाओं के द्वारा पुरुषों के अपेक्षाकृत 3 गुना ज़्यादा काम किया जाता है। और हेल्थ केयर सेक्टर की हम बात करें, सोशल केयर सेक्टर की बात करें, इनमें 70% महिलाएं होती हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा उन्हें ज़्यादा है। नर्सिस आपने देखा होगा, ज़्यादातर नर्सिस महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, कोविड-19 की महामारी की वजह से लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ विभिन्न देशों में। इस वजह से स्कूल बंद रहे, तो लर्निंग गैप जो है गर्ल्स के बीच, बॉयज़ के बीच और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा महिलाएं अगर घर पर हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, अर्ली प्रेगनेंसी की, फोर्स्ड मैरिज की, ये सब संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महामारी की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के बाद महिलाओं के लिए जो शेल्टर कैंप इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, उन्हें जगह मिलती है इन शेल्टर कैंप्स में। लेकिन देखो, महामारी की वजह से ये जो शेल्टर कैंप्स हैं, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बदल दिए गए हैं। तो अब विक्टिम्स के लिए कोई जगह नहीं है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस से अगर बच के आए हैं, घर से भाग के आए हैं, तो उन्हें कहाँ जगह मिलेगी। इस पर भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, राइटर देखो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है, हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर कंट्रीज से बात की है ताकि 54 जो मेंबर कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के मेंबर कंट्रीज के लिए एक रणनीति तैयार करें, मैकेनिज्म तैयार करें कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस की इन घटनाओं को कम किया जा सकता है। और कोविड-19 के बाद जो महिलाएं एब्यूज़ का या फिर वायलेंस का शिकार हुई हैं, उनकी रिकवरी को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो कुछ सजेशंस इस प्रकार से हैं। अक्सर देखो, ये देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट महिलाओं की जो वल्नरेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हेल्थ सिस्टम वीक है, हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है। कैसे? देखो, डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं, उनको इलाज भी नहीं मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस के बाद, तो उनकी सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना। तो आवश्यकता ये है कि बेसिक हेल्थ केयर हर एक सिचुएशन में स्टेट प्रोवाइड करे सभी इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी को, और वहीं पर आसपास ही दूर अगर हॉस्पिटल है, दूर अगर क्लिनिक है, तो फिर हॉस्पिटल को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। और देखो, जब हम बेसिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, उसमें मेंटल हेल्थ केयर भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो आवश्यकता देखो ये है वो एमएसएमईज जो महिलाओं के द्वारा चलाई जाती हैं, उनके लिए सरकार फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करे, क्योंकि ये देखा गया है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में और महिलाओं की एम्पावरमेंट में एक बहुत ही बड़ा लिंकेज है। जितनी ज़्यादा महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, उतनी ही डोमेस्टिक वायलेंस की घटना कम होती हैं, उतना ही वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सजेशन, देखो आगे भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि महामारी अभी ये ख़त्म नहीं होने वाली है।
लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करे कि शेल्टर कैंप्स जरूर हों महिलाओं के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं। इसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर दूसरे एनजीओज के साथ मिलकर सरकार काम कर सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को एक शेल्टर प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर वो घर से भागकर आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, तो उन्हें एक जगह मिलनी चाहिए रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक दिक्कत ये आती है डोमेस्टिक वायलेंस के बाद कोर्ट को एक्सेस करना। अब जब लॉकडाउन था तो कोर्ट को एक्सेस करना भी मुश्किल था, लेकिन सरकार अब ये सुनिश्चित करें कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो महिलाएं हुई हैं वो लीगल एडवाइस ले सकें अपने वकीलों से। सरकार ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, वर्चुअल हियरिंग हो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के लिए भी। मतलब देखो हुआ क्या था, लॉकडाउन के दौरान कोर्ट्स चालू तो थी लेकिन वो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस की सुनवाई कर रही थी। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होनी चाहिए, वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए ऐसे केसेस की। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, ना सिर्फ महिलाएं, काफ़ी बार देखो जो बच्चे होते हैं वो ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस को विटनेस करते हैं बल्कि उनका भी वायलेंस होता है, मतलब उन पर भी एट्रोसिटीज़ होती हैं। और घर पर ये जो वायलेंस होता है ये मोस्ट परवेसिव ह्यूमन राइट चैलेंज है हमारे समय का। परवेसिव का मतलब होता है प्रिविलेंट यानी व्यापक। तो राइटर कहती हैं सरकार इस चैलेंज पर ध्यान दे, हम आगे भी मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे और सजेशंस विभिन्न सरकारों को देते रहेंगे इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस महामारी के कारण विभिन्न देशों की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है। हम बात करें पर्टिकुलरली इंडिया की, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है सेंटर और स्टेट्स का मिला के वो 10 से 11% के बीच में जा सकता है, 10 से 11% ऑफ जीडीपी। और एक तरफ जहां महामारी चल रही है, दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारी इक्वेशन खराब हो गई है, तो वहां पे भी रिसोर्सेज थोड़े बहुत डिवोट करने पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। ऑलरेडी अनुमान ये है 10 से 11% ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट रह सकता है, लेकिन आंकड़ा इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कई सारे उपाय अपना रही है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, और उनमें से एक है जो नॉन स्ट्रेटेजिक स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनको बेचना। बट देखो बात ये है, सरकार नॉन स्ट्रेटेजिक स्टेट एंटरप्राइजेज को बेचने की कोशिश पिछले काफ़ी समय से कर रही है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया। बट सरकार को अच्छे खरीदार नहीं मिल रही हैं और जल्दबाजी में सरकार इनको बेचेगी तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है। बट एक सजेशन राइटर के द्वारा यह दिया जाता है कि एफसीआई के पास अभी देखो 97 मिलियन मैट्रिक टन फूड ग्रेन्स जमा है, जबकि जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सिर्फ 41.12 मिलियन मैट्रिक टन बफर फूड ग्रेन अभी हमारे पास होना चाहिए। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं एक्सेस में ये जो बहुत सारा फूड ग्रेन्स हमारे पास है, इनको बेच के सरकार ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सरकार ये फूड ग्रेन बेच सकती है। और देखो एक अच्छी बात ये है, पहले तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक लेवल से ज़्यादा फूड ग्रेन्स जमा करके नहीं रख सकते थे। अगर वो रखते तो जमाखोरी कहलाती और उन पर कार्रवाई होती। लेकिन हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के तहत 3 बड़े रिफॉर्म्स सरकार लेके आई है एग्रीकल्चर सेक्टर की मार्केटिंग से संबंधित। उनमें से एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट। पहले रोक हुआ करती थी, जो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल राइस, वीट, इनको एक लेवल से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे प्राइवेट प्लेयर्स। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1950s में हमारे पास फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी हुआ करती थी और कुछ लोग जमाखोरी किया करते थे। लेकिन आज के समय में वो एक्ट रेलेवेंट नहीं था, इसीलिए अमेंडमेंट सरकार के द्वारा की गई है ऑर्डिनेंस की सहायता से। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, अब देखो एफसीआई के पास ज़रूरत से ज़्यादा फूड ग्रेन्स हैं,
और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी अमेंडमेंट हो गई है ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो अगर सरकार अपने अतिरिक्त फूड ग्रेन्स को बेचती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस की सहायता से प्राइवेट प्लेयर्स को, तो प्राइवेट प्लेयर्स खुशी खुशी खरीद लेंगे, क्योंकि अब उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ भी डेवलप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल सिलोज मतलब स्टील की बड़ी सारी जो टंकी नहीं होती, आपने देखी होगी, जहाँ पे फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट प्लेयर्स डेवलप करने के लिए आगे आ सकते हैं। गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। कई कई जगह पे आपने देखा होगा खुले में फूड ग्रेन्स को छोड़ दिया जाता है। काफ़ी बार फूड ग्रेन सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा फूड ग्रेन सरकार बेचती है तो इसके काफ़ी सारे फायदे होंगे। इसी इश्यू पर एक सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जो भी फैसिलिटी डेवलप करें फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए, उस फैसिलिटी के बारे में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को जरूर बताएं, ताकि एटलीस्ट सरकार को पता तो होना चाहिए ना। अभी हमारे देश में इतना फूड ग्रेन है, बेशक वो पब्लिक फैसिलिटीज़ में हो या फिर प्राइवेट फैसिलिटीज़ में हो, लेकिन जानकारी सरकार को जरूर होनी चाहिए। इसके बाद दो और ऑर्डिनेंसेस की बात राइटर के द्वारा की जाती है। पहला ऑर्डिनेंस द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इसमें देखो प्रोविजन ये किया गया है, एपीएमसी मंडी के बाहर जहां मर्जी चाहे किसान अब अपनी फसल को बेच सकते हैं। इससे पहले मैंडेटरी किसानों को अपनी फसलें एपीएमसी मंडीज में लाना पड़ता था। इन मंडीज की वर्चुअली मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन ऑर्डिनेंस को अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है तो एपीएमसी मंडीज की जो मोनोपोली है अब टूट जाएगी। वो बात देखो अलग है। आपको याद होगा हमने ऐसा भी डेटा डिस्कस किया था कि कई सारे राज्य ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, जहां पे किसानों को अभी भी छूट है कि वो चाहे तो अपनी फसल एपीएमसी मंडी के बाहर कहीं पर भी बेच सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मंडीज आ गई हैं, कार्टेल वहां पे भी बन गया है। बल्कि नुकसान हुआ है किसानों को इस रिफॉर्म से बिहार में, ऐसा देखा गया है, क्योंकि एपीएमसी मंडी में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता है, पूरा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है। किसानों की शिकायत रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन जो प्राइवेट मंडीज डेवलप हुई हैं एपीएमसी मंडीज के बाहर, वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। इसके बाद बात की जाती है तीसरे ऑर्डिनेंस की, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये ऑर्डिनेंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है। इसे भी देखो अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है तो किसानों को काफ़ी फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा देखो ये होगा, आमतौर पे किसान क्या करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में, खरीफ का सीजन हो या फिर रबी का सीजन हो, इस सीजन में कौन सी फसल को उगानी है, ये फैसला किसान लेते हैं पिछले साल के फसलों के दाम को देखकर। यानी इस साल अगर मान लीजिए प्याज की काफ़ी महंगा बिका है तो किसानों को लगेगा कि पिछले साल प्याज काफ़ी महंगा बिका था और इसी साल इसलिए हम प्याज उगाते हैं। बट देखो एक साल में हालात चेंज हो चुके हैं। हो सकता है कि जो प्राइस इंक्रीज था वो बिल्कुल थोड़े समय के लिए था, हो सकता है सरकार ने बड़ी संख्या में इंपोर्ट कर लिया हो। तो किसानों को फैसला लेना चाहिए, रबी की सीजन की फसल की मान लीजिए हार्वेस्टिंग चल रही है तो उस समय किसान देखें कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी कौन सी फसल के दाम कितने हैं। उसके आधार पर किसान ये तय करें कि हमें जो ये सीजन स्टार्ट होने वाला है इसमें कौन सी फसल उगानी है, ना कि पिछले साल के उस फसल के दाम के आधार पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक प्राइस एश्योरेंस किसानों को मिल सकता है। तो काफ़ी बार जो दूसरी जो सर्कमस्टांसिस पैदा हो जाती हैं, जैसे इन्वायरमेंट संबंधित या फिर आजकल जैसे लोकेस्ट का अटैक देखने को मिल रहा है, काफ़ी बार फसलें खराब हो जाती हैं डिजीज़ की वजह से, तो किसानों को एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि हमें इतने दाम तो हमारी फसल के मिलेंगे। तो राइटर देखो इसके बाद ये बोलते हैं, ये तीनों जो ऑर्डिनेंसेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए। अभी तो सिर्फ ये ऑर्डिनेंसेस हैं, लेकिन जब कानून सरकार बनाए तो थोड़े बहुत जो ये अमेंडमेंट हमने डिस्कस किए, थोड़े बहुत सजेशंस जो हमने डिस्कस किए,
ये इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जब इन ऑर्डिनेंसेस को लॉ की शक्ल दी जाए। इनसे देखो नुकसान किसको होगा, इनसे नुकसान मेनली होगा आड़तियास को, जो मिडिलमैन होते हैं, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की सप्लाई चेन में एक बड़ा मुनाफा कमाते हैं और इसकी वजह से किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलते और कंज्यूमर्स को भी फसलें महंगी मिलती हैं। तो ये जो बिचौलिए हैं उनको नुकसान होगा। इसी वजह से इनका जो लॉबी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है और यही लॉबी सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर रहा है कि इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट आप ना कीजिए। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो अभी वैसे 2020-2021 में जो फूड सब्सिडी है बजट के अनुसार वो है 1,15,570 करोड़, लेकिन एक्चुअल में फूड सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सरकार FCI को बोल देती है हम आपको इतना पैसा देंगे, बाकी आप उधार ले लीजिए। किससे? फॉर एग्जांपल नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से। तो 2020-21 में फूड सब्सिडी का टोटल बिल 1,15,000 करोड़ के आसपास नहीं है, टोटल है 3,70,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और FCI को बोला कि आप बाकी के पैसे ले लीजिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। तो यहाँ से जो पैसे लिए हैं FCI ने, उन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है FCI को हर साल। ये इंटरेस्ट होता है 8.4% से लेके 8.8%। तो इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी सारे सजेशंस दिए गए थे। PDS में अभी कवरेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो डिज़र्व नहीं करते हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन उनको भी PDS सिस्टम का लाभ मिलता है। तो कवरेज कम की जा सकती है PDS में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। इशू प्राइस कम से कम प्रोक्योरमेंट प्राइस का हाफ होना चाहिए। इशू प्राइस देखो वो प्राइस होता है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ये फूड ग्रेन्स भेजती हैं। तो जिस रेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों से फसलें प्रोक्योर करती हैं उसका कम से कम आधा होना चाहिए इशू प्राइस, मतलब वो प्राइस जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स बेचती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। नेक्स्ट, धीरे धीरे अब देखो सरकार को मूव करना चाहिए कैश ट्रांसफ़र की तरफ ताकि लीकेजेस को और ज़्यादा कम किया जा सके। अगर ये स्टेप्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो हर साल कम से कम 50,000 करोड़ रुपए सरकार बचा सकती है और ये देखो अच्छी खासी रकम है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया कोविड-19 की महामारी चल रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी टेंशन्स हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल टू फ्रंट वार से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। किसके द्वारा ये लिखा गया है? ये आर्टिकल जयंत प्रसाद के द्वारा। सबसे पहले आप मुझे टू फ्रंट वार का मतलब बताइए। टू फ्रंट वार का मतलब देखो ये है, मान लीजिए वेस्ट में इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाए और उसी समय नॉर्थ में भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर लड़ाई स्टार्ट हो जाए, तो क्या एक ही समय पर दोनों फ्रंट्स पर इंडिया लड़ाई लड़ सकता है या फिर नहीं लड़ सकता? इवन देखो जो हमारे अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत, उन्होंने तो 2017 में ये भी बोला था इंडिया 2.5 फ्रंट पर वार लड़ने में सक्षम है। 2 फ्रंट्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही। हाफ फ्रंट कौन सा है? हाफ फ्रंट मतलब जो चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी की हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी इन कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी या फिर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम, ये हाफ फ्रंट है। इस आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो 1959 में 1959 में जब इंडिया और चाइना रिलेशंस में टेंशन आई थी, तभी इंडिया को ये पता लग गया था कि हमारे 2 जियोपॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं। एक अमेरिकन एकेडमिशियन हैं प्रोफेसर वेन विलकोक्स, इन्होंने अपने एक फेमस आर्टिकल में बोला था इंडिया को हर प्रकार की कंटिजेंसी से तैयार रहना होगा किसी भी कीमत पर। इवन अभी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल MM नरवाने, उन्होंने भी IDSM की कॉन्फ्रेंस में मई में ये कहा था अपनी स्पीच में कि इंडियन आर्मी 2 फ्रंट पे वार लड़ने में सक्षम है। देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है जब जब हमने इस चीज़ को स्वीकार किया है और उसके हिसाब से काम किया है तब तक हम बच पाए हैं, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एग्जाम्पल दिया जाता है 2 वार्स का, 1962 के वार का और 1971 के वार का।
1962 के वार से पहले क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्णा मेनन, इनको ये लगता था कि इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो मेनली पाकिस्तान से है, चाइना से किसी प्रकार की कोई थ्रेट नहीं है। इवन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, जैसे देखो उस समय जो प्रीमियर थे चाइना के, जिनका नाम था जोऊ इनलई, इनके साथ नेहरू की इक्वेशन अच्छी थी और नेहरू को यह लगता था कि मेरी इक्वेशन अच्छी है और उन्होंने जो भरोसा दिलाया है वो भरोसा टूटेगा नहीं, चाइना हमारे साथ टेरिटरी के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। बट नेहरू देखो इस बात को भूल गए थे, विभिन्न देशों के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो लीडर्स के बीच पर्सनल इक्वेशंस पर तय नहीं होते। नेहरू ने बाद में अपनी गलती मानी भी। 1962 के वार के बाद पार्लियामेंट में बोलते हुए नेहरू ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान को लेके हमारी जो सोच थी इस वजह से हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर सके 1962 के वार की। इवन कृष्णा मेनन का एग्जाम्पल दिया जाता है। कृष्णा मेनन भी यही मानते थे, जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, हमें ज़्यादा खतरा पाकिस्तान से है। इवन उस समय पाकिस्तान में हमारे जो हाई कमिश्नर थे राजेश्वर दयाल, उनको बोला गया कि आप आर्मी जनरल्स को ये बताइए कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो तैयारी कर रहा है युद्ध की। लेकिन हमारे हाई कमिश्नर ने उनको ऐसा बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की है। तो इस बात से कृष्णा मेनन उखड़ भी गए थे। और उस समय जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका नाम था P.N. थापर। जहां पे देखिए इन्होंने बताने की कोशिश की थी ना सिर्फ नेहरू को बल्कि कृष्णा मेनन को भी कि भैया हम तैयार नहीं हैं, हमारी आर्मी जो है वो चाइना के साथ युद्ध लड़ने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। बट वही बात कृष्णा मेनन को ये लगता था चाइना के साथ युद्ध नहीं होगा। इवन जो चाइनीज डिप्टी प्रीमियर थे उस समय के चैन यी, इन्होंने कृष्णा मेनन को बोला था कि इंडिया के साथ चाइना बॉर्डर इशू पर कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। बट बाद में जो कुछ हुआ आपको पता है। जो हमारे उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ P.N. थापर की बात है, उनको इग्नोर कर दिया गया था कृष्णा मेनन के द्वारा। बल्कि बाद में खुलासा हुआ उनके बारे में, उन्होंने काफ़ी अनसिविलाइज्ड कमेंट किया और बाद में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। हम वो युद्ध हार गए थे। हमारे सैनिकों की संख्या वहाँ पर काफ़ी कम थी। 6 के मुकाबले 1 सैनिक हमारा था इंडिया चाइना बॉर्डर पर। चाइना के पास इक्विपमेंट्स काफ़ी एडवांस थे, हमारे सोल्जर्स के पास प्रॉपर मैप भी नहीं थे क्योंकि हमने तैयारी ही नहीं की थी उस वार की। जबकि देखो अब दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है 1971 के युद्ध का। इंदिरा गांधी इस बात से परिचित थी कि जैसे ही बांग्लादेश को लिबरेट करवाने के लिए, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करवाने के लिए युद्ध स्टार्ट होगा, चाइना युद्ध में एंटर कर सकता है। तो इसी सिचुएशन को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने पहले से ट्रीटी साइन कर ली थी। उस समय इंडिया की यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन हुई थी 1971 में। एक प्रकार का इंश्योरेंस इंडिया को मिल गया था, अगर चाइना या फिर यूएसए इस युद्ध के बीच में आता है तो यूएसएसआर भी इंडिया की साइड से इस युद्ध के बीच में आएगा। तो ये इंश्योरेंस काफ़ी बड़ा काम आया इंडिया को और हम आसानी से पाकिस्तान को हरा सके थे। मतलब कहने का यही है, जब जब देखो हमने 2 फ्रंट वार की चुनौती को स्वीकार किया है, हमने इस पर एक्शन लिया है, इसी को देखते हुए रणनीति बनाई है, तब तक हम बच पाए हैं, हमने जीत हासिल की है। अदरवाइज हमें धोखा मिला है। हमें हमेशा हमेशा के लिए इस 2 फ्रंट वार की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। लास्ट में 2-3 लाइनें और भी बोली जाती हैं। जब देखो 1962 में इंडिया हारा था ना, तो नेहरू ने उस समय यह कहा था कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। चाइना की मंशा सिर्फ टेरिटरी हासिल करने की नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी टेरिटरी तो देखो ऐसी थी कि चाइना उस पर कब्जा कर चुका था, लेकिन यूनिलेटरली सीज फायर करके चाइना वापस चला गया था। नेहरू के अनुसार चाइना एक प्रकार से दिखाना चाहता था ना सिर्फ इस पूरे रीजन को बल्कि वर्ल्ड को कि एशिया में जो मेन लीडर है वो चाइना है, इंडिया नहीं है। क्योंकि उस समय देखो 1961 में ऑफिशियली नॉन अलायंस मूवमेंट आई थी और काफ़ी सारे लीडर्स में से इंडिया एक मेन लीडर था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया का लीडरशिप रोल बढ़ता जा रहा था। चाइना इसको कम करना चाहता था और जैसे ही इंडिया ये हारा युद्ध, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा।
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने इंडिया के मॉडल को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने चाइना के मॉडल को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था इस युद्ध की हार के बाद। उस समय नेहरू ने यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को खत लिखा था और उसमें कहा था, आज एशिया की लीडरशिप का दावा किया गया है चाइना के द्वारा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, आने वाले दिनों में वर्ल्ड लीडरशिप पर भी चाइना इसी प्रकार से अपना दावा ठोकेगा। तो देखो, आज उसी प्रकार के हालात पैदा हो सकते हैं। हमें टू फ्रंट वार के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। हमारा एक विजन होना चाहिए और उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी से हम तैयारी स्टार्ट करें। हमें रियलिस्टिक होकर चलना होगा और जो भी रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने की आवश्यकता है हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, वो हम करें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया टू फ्रंट वार से संबंधित। अब लास्ट में देखो, इंडिया चाइना वार से संबंधित 1962 में इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर पे वार हुआ था उससे संबंधित एक वीडियो अटैच की जा रही है। अगर आपको रिवाइज करना है तो वो इशू आप डिटेल से रिवाइज कर सकते हो। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापा जा रहा था, तो फिर आखिरकार कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसिस इमर्ज हुई जिसकी वजह से आखिरकार वार हुआ इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में। शुरुआत करते हैं आज़ादी से। दोनों देश जो हैं एक ही इसमें आज़ाद हुए, यानी इंडिया जो है आज़ाद हुआ 1947 में और चाइनीज रेवोल्यूशन खत्म हुई 1949 में और पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना बना। तो शुरू में तो जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि दोनों के दोनों जो देश थे लंबे समय से वेस्टर्न कंट्रीज की कॉलोनीज थे और नेहरू अब एशिया को असर्ट करना चाहते थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर एशिया को असर्ट करना है तो इंडिया और चाइना को साथ साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, उस समय चाइना को, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इवन कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा था। यूएसए और जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, वो कहते थे जो ताइवान है आज का वो असली चाइना है। इवन यूएन में सीट भी नहीं मिल रही थी चाइना को। इंडिया ने इस मांग का समर्थन किया कि चाइना को यूएन की सीट मिलनी चाहिए और ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में उस समय परमानेंट सीट ऑफर की गई थी, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने कहा कि चाइना हमसे ज़्यादा डिजर्व करता है, इसलिए आप चाइना को परमानेंट सीट दे दीजिए। और उसके बाद में क्या हुआ, अगले ही साल चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया। यहां पे देखिए, तिब्बत उस समय एक ऑटोनोमस स्टेट था, अलग से राज्य था, लेकिन चाइना ने वार किया और तिब्बत को अपने देश में मिला लिया। हालांकि नेहरू इस बात से खुश नहीं थे। नेहरू को लगता कि गलत हुआ है। यूएस जैसी जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उन्होंने चाइना के इस चीज का विरोध भी किया, इस अटैक का विरोध भी किया कि ऐसे कैसे आप तिब्बत को हड़प सकते हो, वो एक ऑटोनोमस स्टेट है। लेकिन नेहरू को लगता था कि इतिहास में भी चाइना ने कई बार सबजुगेट किया है तिब्बत को, तो इसलिए नेहरू ने इस चीज का विरोध नहीं किया। वो सोचते थे कि अगर हम विरोध करेंगे तो इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हो जाएंगे, एशिया की जो यूनिटी है वो खराब हो जाएगी। लेकिन एक ये ऐसी इवेंट है जिसने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। कैसे? क्योंकि देखिए, पहले जो तिब्बत था ये एक बफर स्टेट का काम करता था इंडिया और चाइना के बीच में। जहां पे देखिए, ये बीच में सारा तिब्बत आता था और इंडिया की चाइना से बाउंड्री तो थी, वो सिर्फ थोड़े से बॉर्डर पे मिलती थी। लेकिन जैसे ही तिब्बत को सबजुगेट किया चाइना ने, पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया। इंडिया और चाइना के बीच में इतना बड़ा बॉर्डर अब हो गया और इसी की वजह से बाद में सारा विवाद उत्पन्न हुआ। समझ गए? बॉर्डर जो डिस्प्यूट हुआ था वो इसी वजह से हुआ। उससे पहले अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता तो तिब्बत के साथ में होता, लेकिन अब तो हम डायरेक्ट लाइन पे आ गए थे, डायरेक्ट बॉर्डर, हमारा बहुत ज्यादा बॉर्डर शेयर करने लगे थे चाइना के साथ में। उस समय ऐसा कहा जाता है, पटेल ने नेहरू को कहा था कि चाइना की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, तो आप जो भी बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में उसे डिमार्केट कर लीजिए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। लेकिन नेहरू को लगा कि नहीं, हम क्यों करें, पहले उनको उठाने दो, कोई भी इश्यू है तो हमारी तरफ से तो जो मैकमोहन लाइन है वो ही हमारा बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 1914 में ये एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया के बीच में, तिब्बत के बीच में और चाइना के बीच में। तीनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और मैकमोहन लाइन ये है। लेकिन आगे चल के चाइना इसको इंकार कर देता है मानने से। चाइना कहता है कि ये तो उस समय इंपीरियलिज्म का सिंबल है, ब्रिटिशर्स ने फोर्स की थी ये लाइन हम पे, हम इसे नहीं मानते। लेकिन आगे चल के कहता है, अभी तक तो 1950 से लेके 1954 तक तो नेहरू जो है उनको पता ही नहीं लगता। वो सोचते हैं कि पहले चाइना उठाएंगे बॉर्डर का इशू, उनको लगता है कि चाइना मान चुके हैं मैकमोहन और कोई इशू है ही नहीं इस पे। उदाहरण के तौर पर देखिए, कई सारी चीजें होती हैं। जो के.एम. पानीकर थे वो एम्बेसडर थे चाइना में, एम्बेसडर थे इंडिया के वहां पे, और नेहरू ने उनको कहा कि आप चाइना के रुख का पता लगाइए, आप मिलिए वहां से उनके जो प्रीमियर हैं इन लाउ या फिर माओ है, उनसे मिलिए, पता लगाइए कि उनका क्या रुख है बॉर्डर डिस्प्यूट पे। तो के.एम. पानीकर खत लिखते हैं नेहरू को और बताते हैं कि देखिए कई मुद्दों पे बात हुई लेकिन बॉर्डर पे कोई बात नहीं हुई। ऐसा लगता है कि वो
मानते हैं मैकमोहन लाई को, और उस पर कोई भी उनकी विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी तक नेहरू तो है वो भ्रम में है, उनको लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है। पंचशील का सिद्धांत होता है आगे चल के 1954 के आसपास ने। तो पंचशील में 5 बातें होती हैं: पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअलिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन टेरिटोरियल अफेयर्स, नॉन एग्रेशन, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, इसे आप याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आए आंसर में ये 5 सिद्धांत आपको लिखने हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंचशील के 5 सिद्धांत है क्या, पंचशील की पॉलिसी है क्या। तो इस प्रकार से 1955 में हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ में, और इसी के साथ में हमने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया। यानी कोई भी ऑब्जेक्शन अब नहीं हम उठा सकते तिब्बत के मुद्दे पे, क्योंकि अब हमने मान लिया है तिब्बत चाइना का पार्ट है। चलो भाई, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद में चाइना के जो प्रीमियर हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं, इनलई, और इवन नेहरू भी चाइना के यात्रा पर जाते हैं। रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट नहीं है। तो फिर आखिरकार डिस्प्यूट आया कब? डिस्प्यूट आता है 1957 के अंदर में। 1957 में क्या हुआ? चाइना ने एक सड़क बनाई। यह सड़क जाती थी तिब्बत के लहासा से, एक चाइना का दूसरा प्रोविंस है सिंकियांग, यहां तक ये सड़क जाती थी, और जो ये होके जाती थी अक्साई चीन से। इंडिया तो ये मान के चल रहा था उसमें कि अक्साई चीन हमारा एरिया है, और सड़क बनने के 1 साल बाद जब ये प्रिंट छपता है चाइना की एक मैगजीन पे, तब हमें पता लगता है कि चाइना तो वहां पे सड़क बना ली है। हमने विरोध किया इस बात का। नेहरू ने लेटर लिखा चाइना के उस समय जो प्रीमियर थे इनलई को। नेहरू ने बताया कि हमारी काफी सारी बातचीत हुई, बॉर्डर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, और हमारा जो है एक प्रकार से सहमति थी मैकमोहन लाइन के ऊपर में, और आप तो पीछे जा रहे हो, मैकमोहन लाइन से काफी आगे आ रहे हो, ये तो गलत है। तो जानते हो इनलई ने क्या कहा? इनलई ने अपने रिप्लाई में कहा कि देखिए, हम पहले बहुत सारे कामों में बिजी थे, हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि मिल बैठ के बॉर्डर के डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक पूरे इतिहास में चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको कभी डिमार्केट किया ही नहीं गया। तो नेहरू तो ये रिप्लाई सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए। नेहरू को लगा कि सब कुछ सही चल रहा था। बाद में जब इंडिया में मीडिया को और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सारे इंसिडेंट्स का पता लगा कि चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया है, तो नेहरू का काफी क्रिटिसिज्म हुआ। नेहरू ने अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया और चाइना बेवकूफ हैं अगर इंडिया और चाइना इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए लड़ते हैं जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो यानी ये क्षेत्र था, इनडायरेक्टली नेहरू ने कहा था कि ये क्षेत्र कोई काम का नहीं है, यहां पे कुछ नहीं उगता। तो इसके विरोध में महावीर त्यागी एक एमपी थे, उन्होंने अपनी टोपी उतार के कहा था कि देखिए, एक भी बाल नहीं उगता मेरे सिर पे, तो क्या ये कोई काम का नहीं है? इस प्रकार का इंसिडेंट ये काफी फेमस है। तो उसके बाद में क्या हुआ? एक फेमस इवेंट हुआ 1959 में। अपराइजिंग स्टार्ट हो गई तिब्बत के अंदर में, क्योंकि तिब्बत में पहले से विरोध चल रहा था। तिब्बत चाहता था कि हम अपने हिसाब से अपने को गवर्न करेंगे, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, लेकिन चाइना इस बात का विरोध कर रहा था। चाइना कह रहा था कि तिब्बत अब चाइना का पार्ट है, इसलिए हम अपनी मर्जी से गवर्न करेंगे। लेकिन दलाई लामा और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो नहीं चाहते थे कि चाइना अपनी मर्जी हमारे ऊपर में चलाए। अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, वहां पे लोगों को मारा जाने लगा चाइना की तरफ से। दलाई लामा भाग के इंडिया में आ गए। यहां पे ये दूसरा ऐसा बड़ा इवेंट था जिसने एक प्रकार से टेंशंस और ज्यादा बढ़ा दी इंडिया और चाइना के बीच में, समझ गए? तो नेहरू खुद गए दलाई लामा से, मसूरी में मिलने के लिए गए, उनका स्वागत किया। चाइना तो इस बात से बिल्कुल तिलमिला उठा। चाइना ने कहा कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, आप हमारे जो पॉलिटिकल विरोधी हैं उनको आप कैसे इस प्रकार से शरण दे सकते हैं? क्योंकि चाइना के अंदर में यह डर था कि दलाई लामा का वेलकम करके इंडिया कहीं ना कहीं तिब्बत को अलग ना कर दे चाइना से, यह डर था चाइना को। फिर 1960 में जो इनलई थे वो भारत की यात्रा पर आए, उनके जो प्रीमियर थे इनलई वो भारत की यात्रा पर आए। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए, क्योंकि देखिए, एक इस एरिया पे भी डिस्प्यूट था, एक तो यहाँ पे डिस्प्यूट था अक्साई चीन वाले एरिया पे, यहाँ पे भी डिस्प्यूट था। ये पहले अरुणाचल प्रदेश नेफा होता था, असम का ये एरिया था, और यहाँ पे नेफा के पास में भी डिस्प्यूट था। तो चाइना ने कहा था कि देखिए, डिस्प्यूट तो ईस्टर्न पार्ट पे भी है, आप एक काम कीजिए, वेस्टर्न पार्ट पे आप हमारा हक मान लीजिए, यानी अक्साई चीन हमारा है, आप ऑब्जेक्शन मत उठाइए, इसके बदले में मान लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है वो आपका है, हम कभी इस पे क्लेम नहीं उठाएंगे। इस प्रकार का प्रपोजल दिया गया था इनलई के द्वारा में, लेकिन इंडिया ने ये नहीं माना, क्योंकि इंडिया कहता था कि अक्साई चीन हमारा है, आप यहां से चले जाइए। और एक प्रपोजल और भी दिया था उन्होंने कहा था कि 20 किलोमीटर बॉर्डर से दोनों देशों की जो फोर्सेज हैं वो पीछे चली जाती हैं। नेहरू ने यह भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उनके हिसाब से तो अक्साई चीन पे वो अभी आ चुके थे, तो 20 किलोमीटर पीछे भी जाते तो भी ये इंडिया के अंदर में ही होते। तो इंडिया ने दोनों प्रपोजल थे वो रिजेक्ट कर दिए उस समय में। उसके बाद में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसकी वजह से लड़ाई हुई वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी, जो हमने अपनाई थी, नेहरू ने अपनाई थी। जो फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? फॉरवर्ड पॉलिसी ये थी कि उस समय देखिए, बॉर्डर था वो तो डिमार्केट नहीं था, पता नहीं था कि कौन से देश की लाइन कहां पे है।
तो नेहरू ने क्या सोचा कि थोड़े थोड़े हम आगे जाके चौकी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फोर्सेस को आगे भेजना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो अपनी धीरे धीरे आगे जाके चौकी स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। कई बार तो ऐसी भी चीजें हुई कि मान लीजिए ये बॉर्डर है, ये ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है, तो मान लीजिए कई बार ऐसा था कि चाइना की यहां पे फोर्सेस हैं, तो इंडिया की फोर्सेस चाइना से भी आगे जाके बैठ गई थी। समझ गए? तो और बीच में इंडिया चाहता था कि चाइना के जो फोर्सेस बैठी हैं यहां पे, इनकी सप्लाई लाइंस जो हैं इनको बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो उसका। मुमकिन क्यों नहीं हो उसका, इसके पीछे काफी कारण है, वो तो हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से चाइना को यह लगा कि उनको लगा कि हमारी सोवरेनिटी को खतरा है, तो इसी वजह से 1960 के आसपास काफी स्क्रिमिसेस हुए बॉर्डर पे, काफी गोलाबारी होती रही, छिटपुट जो घटनाएं हैं वो होती रही, और ऐसा लगने लगा कि हाँ भी वार होगा इंडिया और चाइना के बीच में। और आखिरकार अक्टूबर 1962 में वार स्टार्ट हो गया इंडिया और चाइना के बीच में। शुरू में लद्दाख में माइनर इंसिडेंट्स हुआ था, इंडिया को लगा कि बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन चाइना ने फुल स्केल वार छेड़ दिया इंडिया के खिलाफ में, दोनों फ्रंट्स पे, अक्साई चीन में भी और यहां पे नेफा के पास में भी। भारी नुकसान इंडिया को हुआ, भारी नुकसान इंडिया को हुआ। चाइना तेजपुर तक आ गया। तेजपुर जो है असम में, यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में प्लेन एरिया में है, तेजपुर तक आ गया। और यहां पे इवन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, बताया जाता है कि तेजपुर में बैंक वालों ने नोट जला दिए थे ताकि वो चाइना वालों के हाथ में ना पड़ जाए इंडिया की जो करेंसी है, इसलिए उन्होंने नोट भी जला दिए थे। और नेहरू ने, ऐसा भी कहा जाता है, नेहरू ने रेडियो में संदेश दिया था असम वालों के नाम में, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि असम जो है उस पर चाइना कब्जा हो चुका है। इसलिए नेहरू ने इनडायरेक्टली कहा था कि असम के लोगों, हम आपको वापस ले लेंगे और लंबी लड़ाई लड़नी है अभी हमें। फिर नेहरू ने पत्र लिखा यूएस और यूके को हेल्प के लिए। जब नेहरू को रियलाइज होगा कि हम चाइना की मिलिट्री से नहीं जीत सकते, तो उन्होंने आखिरकार लेटर लिखना पड़ा। लेकिन ठीक लेटर लिखने के एक दिन बाद चाइना ने सीज फायर की घोषणा की और चाइना पीछे चला गया, और इस प्रकार से लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन 3% यहां पे मेन इंपॉर्टेंट अब उठते हैं। सबसे पहले लड़ाई आखिरकार हुई क्यों, और लड़ाई में हम हारे क्यों, और उसके बाद में क्या कंसिक्वेंसेस हुई हार के। 3 क्वेश्चंस, इस पे यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछेगी। देखिए, लड़ाई हुई क्यों, उसके तो काफी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, और उसके बाद में फॉरवर्ड पॉलिसी की बात हम कर सकते हैं। दलाई लामा को शरण दिया, यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से लड़ाई हुई। और एक जो दूसरा रीजन है, देखिए उस समय इंडिया का जो इंटरनेशनल में इंडिया का जो स्टेचर था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, हमारी इमेज काफी ज्यादा अच्छी थी, नॉन अलाइन मूवमेंट के हम लीडर थे, और चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया का इस कदर डोमिनेंस बढ़े एशिया के अंदर में। तो चाइना, एक ये भी रीजन बताया जाता है इनडायरेक्टली, जैसे अब डोकलाम एरिया पे विवाद है तो काफी सारे रीजन बताए जाते हैं, तो ठीक उसी तरह ये भी एक रीजन था, इंडिया की बढ़ती हुई इमेज को चाइना रोकना चाहता था। और एक और जो रीजन बताया जाता है वो ये भी कहा जाता है कि चाइना उसमें आइसोलेटेड था। यूएसएसआर और चाइना दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे, लेकिन रिलेशन उनके डेटोरेट हो रहे थे। बाकी भी जो दूसरे कैपिटलिस्ट कंट्री थे वो भी बना के नहीं रखना चाहते थे चाइना के साथ में, तो आइसोलेटेड था। फ्रस्ट्रेशन के मारे ये लड़ाई हुई थी। तो ये 4-5 रीजन आप लिख सकते हैं कि लड़ाई आखिरकार हुई क्यों। उसके बाद में हम हारे क्यों, इसके पीछे भी कई सारे कारण दिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी कोई स्ट्रेटेजी थी ही नहीं। ये कहना कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी तो गलत होगा, क्योंकि हमारी कोई स्ट्रेटेजी थी ही नहीं। ऑफिशियल्स आपस में लड़ रहे थे, उसमें आर्मी के चीफ थे जनरल थमैया और डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्ण मेनन। दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, काफी सारे डिफरेंसेस थे। थमैया को लगता था कि चाइना से खतरा है और हमें उस साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। कृष्ण मेनन जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको लगता था कि पाकिस्तान से हमें ज्यादा खतरा है, बहुत बड़ी हमसे गलती हुई डिप्लोमेटिक लेवल पे, हम नहीं पहचान पाए चाइना के अच्छे से मूव्स कि चाइना हमला भी कर सकता है। हम तो बिल्कुल सरप्राइज हो गए। ऐसा कहना कि नहीं हम तैयार थे अटैक के लिए गलत होगा, हम पूरी तरह से सरप्राइज हो गए थे। हमें लगता था कि थोड़ी बहुत स्क्रिमिसेस होती हैं, ये होती रहेंगी, थोड़ी बहुत गोलाबारी होती है, इतने बड़े लेवल पे चाइना हमारे खिलाफ में वार छेड़ देगा ये हमने कभी भी नहीं सोचा था, और ना ही हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके उस साइड में था। जब देखिए थोड़ी बहुत जो स्क्रिमिसेस हुई, उसमें हमने जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, उसकी 4th डिवीजन की जो आर्मी है उसको भेज दिया माउंटेन्स एरिया में चाइना बॉर्डर पे। अब देखिए जो 4th डिवीजन है, इसको तो टैंक के साथ में लड़ने का एक्सपीरियंस है, इसको नहीं लड़ना आता माउंटेन्स पे, मतलब नहीं आता का मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लड़ने को। तो हमारे फौजी जवान हैं, उनको कहीं भी भेज दो, लड़ लेंगे, देश की सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन उनके पास में देखिए ना, आपने उनको बंदूकें दे रखी है पुरानी, उनके पास में राशन नहीं है, कपड़े नहीं है, और इन सब चीजों के साथ में कैसे आप लड़ोगे। इवन मैप्स भी नहीं है आपके पास में, वहां पे टेरेन क्या है, आप हेलीकॉप्टर्स को वहां पे नहीं उतार सकते। इवन एयरफोर्स को भी नहीं यूज किया गया था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि चाइना भी अपनी एयरफोर्स को यूज कर लेगा तो ज्यादा नुकसान हमें होगा। मैप्स नहीं है, लड़ाई लड़ने आप जा रहे हो तो किस प्रकार से आप लड़ाई जीतोगे। तो ये सारे कारण बताए जाते हैं जिसकी वजह से हम युद्ध हार गए। क्या कंसिक्वेंसेस हुए इसके? कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हुए। सबसे बड़ा तो देखिए था ह्यूमिलिएशन।
ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा हो गया। उस समय हमारी अच्छी स्टैंडिंग थी, नेहरू का भी अच्छा कद था वर्ल्ड लीडर्स के अंदर में, उससे भी ज़्यादा हमारा इंडिया का कद काफ़ी अच्छा था। और क्योंकि उससे पहले हमने काफ़ी सारी मीडिएशन करवाई थी, कोरिया का जो वार हुआ था उसको सोल्व करवाने में हमने अहम भूमिका निभाई थी, नैम मूवमेंट के हम लीडर थे। लेकिन उसके बाद में तो हमारी सॉफ्ट पावर बिल्कुल जैसे खत्म ही हो गई। अफ्रीका के देशों में हमारी बहुत सारी सॉफ्ट पावर थी, लेकिन बाद में अफ्रीका के कंट्रीज को लगा कि ये तो पूरी तरह से युद्ध हार गया इंडिया, तो हमारी जो स्टैंडिंग थी वर्ल्ड के अंदर में वो खत्म हो गई। नेहरू का भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ इस वार के बाद में कि नेहरू अच्छे से पहचान नहीं पाए चाइना को। हिंदी चीनी चीनी का जो नारा है वो हम लगाते रहे, लेकिन चाइना ने हमारे ऊपर में वार कर दिया, ये दोस्ती का विश्वासघात था। काफ़ी तरह की बातें हुई उसके बाद में, लेकिन फ़ायदा क्या उन सब बातों का। उसके बाद में हमने हथियार खरीदने स्टार्ट किए, हमने हमारे मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करना स्टार्ट किया। और एक और जो दुष्परिणाम निकला इस लड़ाई का, पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गई। पहले सिर्फ हमारा पाकिस्तान दुश्मन था, लेकिन चाइना भी आगे लड़ाई के बाद में दोनों दुश्मन वो थे एक साथ आ गए। बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो उसे आज तक नहीं सोल्व किया जा सका है। अभी भी डोकलाम में दोनों देशों की फोर्सेस हैं, आमने सामने बैठी हैं, डोकलाम एरिया को लेकर अभी भी विवाद है। तरह तरह की बातें सुनने को आती हैं, स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं। चाइना ने कहा कि हम 1962 के चाइना नहीं है, इंडिया ने भी कहा कि हम 1962 के इंडिया नहीं हैं। तो होप तो यही की जा सकती है कि 1962 में जो वार हुआ था उसका रिपीटेशन ना और शांति स्थापित की जा सके जल्द से जल्द। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।